हेलो बच्चा लोग को, मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मिथुन जायसवाल। बेटा आज मैं आपको करवाने वाला हूं मनी के ऊपर एक मस्त वन शॉट, और मैं आपको गारंटी देता हूं हार्डली हमारा ये टॉपिक होगा 30 से लेके 45 मिनट्स के बीच का पूरा चैप्टर। लेकिन आफ्टर द 45 मिनट्स आपको ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि पूछो मत। तो विदाउट वेस्टिंग चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो आ जाते हैं हमारे नोट्स के ऊपर। ओके बेटा, तो देखो ये हमारा चैप्टर है हमारा मनी के ऊपर। अब सबसे पहले इसमें हम मनी कैसे हम बार्टर सिस्टम से हाई पावर्ड मनी पे पहुंचे, ये सब हम देखने वाले हैं एकदम मस्त डिटेल में। तो पहला आता है हमारा मनी के ऊपर बार्टर सिस्टम। शुरू से शुरू करते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम जहां पे क्या होता है, चीजों का एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है वन फॉर अनदर। जहां पे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज, मतलब बेटा परचेज और सेल जो ट्रांजेक्शन है वो एट द सेम टाइम प्लेस हो रहा है। वही टाइम पे परचेज हो रहा है, वही टाइम पे सेल हो रहा है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का सेम टाइम पे एक्सचेंज होता है। ठीक है, विदाउट यूजिंग मनी, जहां पे मनी नहीं यूज होता एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको C2C मनी भी, C2C इकोनॉमी भी बोला जाता है। C2C, C का मतलब होता है कमोडिटी, मतलब कमोडिटी के बदले कमोडिटी, ऐसी इकोनॉमी। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, क्योंकि कितनी बार क्या बार्टर सिस्टम की जगह C2C इकोनॉमी बोलते हैं, बच्चे कंफ्यूज होता है ये CC इकोनॉमी कौन सी है। अरे नहीं, ये C2C इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। समझ गए? ओके सर। अब ये देखो, अब ये बार्टर सिस्टम कितनी डिफिकल्टी होती होगी। जैसे एक व्यक्ति को के पास हाउस है, दूसरे के पास हर्ड ऑफ हॉर्सेस है। अब कैसे अपने हॉर्सेस को हाउस के बदले लेगा, और कितने हाउस लेगा, और सामने वाला हॉर्स लेने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस आती थी। क्या आती थी? लिमिटेशन। अब देखिए कि लिमिटेशन देखते जाते हैं। पहला आता है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, मतलब कि बेटा क्या, अगर मैंने कोई चीज का बहुत ज्यादा ही प्रोडक्शन कर दिया, आई एम अ फार्मर, और मैंने बहुत ज्यादा टोमेटो पटेटो उगा दिए, अब उसको स्टोर कैसे करूंगा? सपोज मैंने गोल्ड जो ज्वेलर है उससे गोल्ड खरीदा और उसको 1000 किलो टमाटर दे दिया। अब वो 1000 किलो टमाटर का क्या करेगा? क्या वो अपना गोल्ड का बिजनेस छोड़ के क्या केचप और सॉसेस का बिजनेस चालू करेगा? नहीं। यही तो प्रॉब्लम होती थी कि जो उसको स्टोर करना, जो प्रोड्यूस करा उसके लिए भी प्रॉब्लम होती थी, और जिसके एक्सचेंज में सामने वाले को दिया उस सामने वाले को भी प्रॉब्लम होती थी कि कैसे वो स्टोर करके रखेगा। तो पहली मेन प्रॉब्लम होती थी डिफिकल्टी इन स्टोरिंग ऑफ वैल्यू। सेकंड आता था लेक ऑफ कॉमन मेजर। कॉमन मेजर का मतलब होता था कि कैसे उसको मेजर करे। अरे 1 किलो बटाटे के सामने, बटाटा मतलब हमारा सपोज ये आलू, 1 किलो आलू पोटैटो के सामने 1 किलो टोमेटो टमाटर, कितना उसका एक्सचेंज होगा, मतलब कितने केजी के सामने कितना, 1 केजी टमाटर के सामने कितना किलो हमारा पोटैटो होगा, आलू होगा, उसका कैसे यूज किया जाएगा, मतलब कॉमन मेजर था ही नहीं। अरे बेटा जैसे ये पेन है, ये पेन की वैल्यू कितनी है, मैं आपको बोलूं कि सर बताओ बेटा ये कितने का मेजर आप गिनोगे, आप बोलोगे सर ये अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए का होगा। ये मोबाइल, सर ये मोबाइल कितने का है, ये 50,000 रुपीज का। आप हर एक चीज को कैसे नाप रहे हो? रुपीज में देख रहे हो। तो वहां पे क्या होता है, रुपीज इज अ कॉमन मेजर। लेकिन बार्टर सिस्टम में तो कोई कॉमन मेजर था ही नहीं, कोई पर्टिकुलर चीज को कॉमन नहीं रखते थे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता था लेक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज अगर कोई डिफर्ड पेमेंट पे खरीद लो तो हमेशा क्वालिटी का इश्यू होता था। मतलब कि क्या है, मैंने एक गोल्ड वाले से गोल्ड खरीदा और उसको बोला मैं देखो हर महीने के महीने 1 किलो टमाटर दूंगा आने वाले 5 साल तक। अरे क्या टमाटर की क्वालिटी, टोमेटो की क्वालिटी हर महीने सेम टू सेम रहेगी? नहीं। क्या टमाटर का प्रोडक्शन अगर किसी मंथ नहीं हुआ तो किसी टाइम पे टमाटर बहुत अच्छे प्रोड्यूस हुआ, किसी टाइम पे एकदम खराब प्रोडक्शन हुए तो इसका मतलब क्या होता था, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में हमेशा क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज आते थे। नेक्स्ट आता था लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब कि बेटा मेरे को चाहिए आलू और तुम्हारे पास है सपोज भालू, क्या तुम मेरे अपना भालू मेरे को आलू के बदले दोगे?
नहीं मैं को चाहिए आलू तो मैं भालू लेके क्या करूंगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि सामने वाले के पास जो है वो मुझे नहीं चाहिए होता और मेरे पास है वो सामने वाले के वो नहीं चाहिए। तो कैसे कैसे होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। मतलब जो मेरे को चाहिए वो सामने वाले के पास अवेलेबल होनी चाहिए और सामने वाले को जो चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होगा। लेकिन इसमें क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड में हमेशा प्रॉब्लम आती थी। ये बोलता था मेरे को पिज्जा खाना, ये भाई साहब हैंड लेके बैठे हुए हैं, इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, इनको आई वांट क्लोथ, और ये बोलता है नहीं मेरे को क्लोथ तो चाहिए नहीं, मेरे पास क्लोथ तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या होता था कि एक व्यक्ति को जो चाहिए वो दूसरे को नहीं चाहिए और दूसरे के पास जो है वो इसको नहीं चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस की हमेशा प्रॉब्लम आती थी। इसलिए क्या हुआ, इसीलिए बेटा जी हमारा ये जो बार्टर सिस्टम है ये इम्पॉसिबल जैसा होने लगा। इसीलिए क्या आया, हमारा कौन आया, हमारा मनी सिस्टम आया। ठीक है, तो ये मनी सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ जब बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। देखो एक चीज को ध्यान रखना, क्या कि ये है ना जो बार्टर सिस्टम है ना वो इवॉल्व हुआ है स्लोली एंड ग्रेजुअली। मतलब कि क्या हुआ, जैसे जैसे हमने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता गया बार्टर सिस्टम बहुत मुश्किल होती गई। शुरू में क्या था, एक गांव, छोटा सा गांव होता था जिसमें कुछ ही गुड्स प्रोड्यूस होते थे, कुछ ही सर्विसेज होती थी, इजीली बार्टर पॉसिबल होता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, नए नए लेबर के अंदर स्पेशलाइजेशन आने लगी, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ नया प्रोडक्शन करने लगा, कुछ नई डिस्कवरी करने लगा, कुछ नए चीजों के बनाने लगा। अब क्योंकि चीजें बढ़ने लगी इसलिए गुड्स और सर्विसेज का क्या करना, उसका मेजर करना, हर एक चीज दूसरी चीज के साथ वो बहुत डिफिकल्ट होने लगा और जिसलिए क्या हुआ, मनी सिस्टम इवॉल्व हुआ। तो मनी की डेफिनेशन क्या है बेटा, विच इज जनरली एक्सेप्टेड। मनी ऐसा है जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जितनी लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम की है वही इसकी डेफिनेशन में डाल दो कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट होता है, मतलब हम इसका पेमेंट डिफर्ड भी कर सकते हैं। मतलब जो लिमिटेशन है वही यहाँ पे रख दो तो ये बन जाएगी इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हुई, लेकिन अगर मनी की एक लीगल डेफिनेशन भी होती है। लीगल डेफिनेशन मतलब क्या होता है, एक होता है लीगल टेंडर, एक होता है नॉन लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जो जिसको किसने बैक किया और सपोर्ट किया हुआ, गवर्नमेंट ने, जो क्रेडिटर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो क्रेडिटर मतलब हमने किसी से कोई चीज खरीदी है तो सामने वाला क्रेडिटर हुआ, उसको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसी चीज, ऐसे टेंडर्स जिसका पेमेंट आप करोगे तो वो मना नहीं कर सकता उस चीज को लेने से। जैसे कि सर अगर मैंने किसी से क्या खरीदा, मिल्क खरीदा 34 रुपीज का, मैंने 10 के 3 कॉइन और 5 का सिक्का दिया, वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है 35 रुपीज हुआ, लाओ 35 रुपीज, 10 के कॉइन और 5 का सिक्का, मतलब 35 रुपीज मैंने दिया, उसने लिया, खत्म हुआ। सर जी मैंने क्या किया, मैंने जाके एक मस्त ब्रांडेड कंपनी का पूमा का ये खरीदा, शूज खरीदा। अब बेटा क्या हुआ, अब क्या हुआ कि सपोज वो शूज था, नाइकी का शूज खरीदा, वो शूज की वैल्यू सपोज थी 4000 रुपए। मैंने 4000 के सामने उसको 10 के कॉइन दे दिए कि ले बेटा मेरे पास तो 10 के कॉइन है और मेरे को ये 4000 का शूज पसंद आ रहा है और मैं ये 4000 का शूज खरीदूंगा, तो ये पकड़ 10 के सिक्के। क्या वो एक्सेप्ट करेगा? हाँ सर करेगा, 10 के सिक्के तो गवर्नमेंट के वैलिड है। अरे नहीं, इसमें क्या होता है, इसी को बोला जाता है लिमिटेड टेंडर। क्या बोला जाता है? लिमिटेड टेंडर। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉइन्स होते हैं ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ठीक है, ये जो कॉइन्स होते हैं इसका एज पर द कॉइनेज एक्ट के हिसाब से आप इसका पेमेंट सिर्फ अप टू 1000 का पेमेंट करना हो, मतलब आपको 1000 के अंदर अंदर का पेमेंट करना हो तो आप सामने वाले को, व्यक्ति को कॉइन दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे 4000 का हमने शूज खरीदा तो वहां पे आप उसको कॉइन नहीं दे सकते और क्रेडिटर के पास पूरा राइट है, आपको मना करेगा कि भाई ना, ये नो चल बे, मैं क्या अपना पूरा बिजनेस को छोड़ के तेरे कॉइन गिनने बैठूं यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉइन सिस्टम होता है, सिर्फ 1000 का पेमेंट करना हो ना, सिर्फ 1000 का या उससे कम, तो वो कॉइन आपको वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कोई भी हालत में।
मतलब आप किसी से 450 की आइटम खरीदो और आपको उसको सताना हो तो आप उसको एक एक के सिक्के जाके पकड़ा दो कि ले बेटा गिनते रहे तू तो, और वो मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो 1000 के अंदर है। हाँ, लेकिन अगर 1000 से ऊपर की अमाउंट पेमेंट हो रही है तो आप उसको कॉइन नहीं दे सकते। वहीं पे दूसरे होते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लीगल टेंडर कौन से होते हैं? जितनी भी हमारी नोट्स होती है, ठीक है, जितनी भी हमारी पेपर नोट्स होती है उसका जब आप पेमेंट करते हो तो उसके अंदर सामने वाले को एक 10 रुपए हो, 10 लाख हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कितना भी पेमेंट हो, आप उसका पेपर नोट्स के अंदर पेमेंट कर सकते हो। सामने वाले को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लीगल टेंडर है। क्लियर है? हाँ जी। दूसरा आता है नॉन लीगल या तो ऑप्शनल। ये ऑप्शनल क्या होता है? ये नॉन लीगल होता है, मतलब ये गवर्नमेंट से बैक्ड नहीं होते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। मतलब क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर के पास पावर होता है ये मनी को एक्सेप्ट करना, मतलब इस फॉर्म में मनी को एक्सेप्ट करना कि नहीं करना, वो पूरा क्रेडिटर के पास ऑप्शनल होता है। अच्छा सर, तो ये क्या होता है? बेटा ये होता है हमारा चेक, ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब हम किसी व्यक्ति को चेक देते हैं तो उसके पास एक्सेप्ट होता है कि वो चेक को एक्सेप्ट करे, वरना वो क्या बोलेगा, भाई आजे, हमारे गुजराती में कहावत है, आजे रोकड़ा काले उधार, मतलब आज कैश और कल क्रेडिट पे माल खरीदना। मतलब भाई आज के दिन आप आए हो तो आपको कैश देना पड़ेगा, आपको क्रेडिट पे खरीदना है तो कल आना। फिर जब जैसे आप कल जाओगे बोलेगे देखो क्या लिखा हुआ है, आज कैश, आज आपको कैश देना, क्रेडिट के लिए कल आना, मतलब क्रेडिट के लिए कभी मत आना। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति को, अगर आप गुड्स खरीदते हो, जैसे आपने पान की दुकान पे जाके पान खरीदा, 50 रुपए का पान खरीदा और उसको बोलता है कि भाई ये पकड़ मेरा चेक 50 रुपए का, तो भी क्या याद रखेगा, और एक काम का 50 के साथ 10 रुपया, तेरा पान अच्छा लगा, 60 रुपए का चेक पकड़, 60 रुपए का क्या पकड़, चेक पकड़, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या? नहीं जी नहीं। वो क्या बोलेगा, भाई मैं तेरे को पागल दिखता हूँ, मैं ये पान की दुकान बंद करके तेरा क्या बैंक के अंदर चेक जमा करवाने जाऊंगा? वो आपका चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके पास ऑप्शन है, वो आपको बोलेगा भाई मेरे को तो क्या चाहिए, लीगल टेंडर ही चाहिए, पेपर नोट्स ही चाहिए। समझे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं ना, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, या तो जो रेगुलर बेसिस पर डेटर्स और क्रेडिटर के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उस वहां पे वो क्या करेगा, वहां पे वो चेक सिस्टम से मनी एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कॉर्पोरेट्स होते हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, वहां पे सब में चेक चलता है, कैश भी चलेगा लेकिन चेक भी चलेगा, तो वहां पे वो ऑप्शन होता है। लेकिन कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होता है जिसके अंदर बोलते हैं नहीं भाई, चेक के अंदर क्या होता है, बाउंस होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो हमको तो कैश ही चाहिए। इसलिए ये क्या है, ये नॉन लीगल या तो ऑप्शनल है। जो होता है हमारा चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये टोटली ऑप्शनल होता है, नो लीगल बैकिंग होता है इसका। ठीक है जी, ओके सर। अब आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। बेटा फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब टाइप्स ऑफ मनी होता है। ये टाइप्स ऑफ मनी के अंदर सबसे पहले कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, हु बैक इट, तो एक होता है फियाट मनी एंड एक होता है फिड्यूसरी मनी। मतलब क्या होता है, फियाट मनी के अंदर उसको बैक कौन करता है, उसको कौन इश्यू करता है, उसको इश्यू करता है बाय द ऑर्डर ऑफ और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के कारण इश्यू होता है, वी आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, हमको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब फियाट मनी का मतलब होता है कि अगर ये 100 रुपए की नोट है और आप इसको अगर किसी को पेमेंट करो, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये लीगल ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब कि अगर आपको डीमोनेटाइजेशन याद होगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो 8 नवंबर के दिन 2017 पे आके देश को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने बोला भाइयों और बहनों, आज रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अगर आपने धुरंधर मूवी देखी हो तो ये वाला सीन आया था उसके अंदर, और नहीं देखी तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। 8 नवंबर के दिन हमारे मोदी जी ने क्या किया था, लीगल टेंडर 500 और 1000 की नोट्स को बंद कर दिया था। ठीक है, क्यों किया था आप मेरे को बताना कमेंट के अंदर। तो ये कहने का मतलब क्या होता है, ये लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर जो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इश्यू किया हुआ है, तो वो जो चीज गवर्नमेंट ने इश्यू की है, उसका पास, गवर्नमेंट के पास ही पावर है उसको कैंसल करने का। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने इश्यू किया है तो हर एक हमारे इंडियन को मनी में पेमेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और वो मनी में पेमेंट रिसीव करेगा ही करेगा। और अगर गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया कि आज से ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो फिर वो 500 1000 का चलन खत्म हो जाएगा। कोई भी उसके अंदर बिजनेस या कोई भी उसके फॉर्म में 1500 रुपए के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता।
ओके, तो ये होता है फिएट मनी। फिड्यूसरी मनी क्या होता है? फिड्यूसरी मनी जो एक ऐसी मनी जो ट्रस्ट के ऊपर चलती है, जो दो व्यक्ति पेयर एंड पेई के ट्रस्ट पे चलती है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे चेक वगैरह होता है, जब आप चेक लिख के देते हो तो एक ट्रस्ट होता है कि भाई आपने चेक लिखा है, मैं बैंक में भरूंगा, वो हमारा बैंक क्लियर करेगा और वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा। तो ये ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, नॉट गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है बेस्ड ऑन द वर्थ। एक आता है फुल बॉडीड मनी, एक होता है कैडेड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? ये हमारा जैसे ये गोल्ड का कॉइन है, एज्यूम कर लेते हैं ये गोल्ड का कॉइन कितने का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है फेस वैल्यू 50,000, मतलब कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 50,000 की है। तो बेटा ये जो कॉइन है ना, कॉइन ये गोल्ड का है, तो इसको अगर 50,000 नहीं भी लिखा होता ना, तो भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसकी खुद की वैल्यू कितनी होती? 50,000 की ही होती। मतलब ऐसी फुल बॉडीड मतलब कि ऐसा मनी जिसकी फेस वैल्यू मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है कि ये 50,000 का कॉइन है और इसकी खुद की वैल्यू, ये गोल्ड की खुद की वैल्यू, दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। तो फुल बॉडीड मनी के अंदर फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करना है, जहां पे फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इक्वल होगा तो वो हमारा फुल बॉडीड मनी होता है। लेकिन किंतु परंतु जहां पे फेस वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन खुद की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। मतलब कि जैसे ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जैसे ये 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, कितना लाख का क्रेडिट कार्ड है? 5 लाख का। तो इसकी फेस वैल्यू क्या हुई? 5 लाख की हुई। लेकिन बेटा ये जो चिप है ना, चिप सब कमाल ये चिप का ही है, ये चिप को निकाल दो, पीछे एक ब्लैक पट्टी होती है, उस ब्लैक पट्टी को निकाल दो। अब बोलो कि भाई बताओ इसकी वैल्यू क्या है? अरे इसके 5 लाख छोड़, इसके कोई 5 रुपए भी नहीं देगा आपको। 5 रुपए क्या, 5 पैसा भी, 50 पैसा भी नहीं देगा। मतलब इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसकी फेस वैल्यू, इसकी अगर चिप लगी हुई है, पीछे ब्लैक कलर की पट्टी है, ये सब लिखा हुआ है, बैंक ने इशू किया हुआ है, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 5 लाख। लेकिन इसके अगर ये सब निकाल दिया चिप वगैरह, तो इसकी खुद की वैल्यू कितनी है? वो कुछ भी नहीं है, 0 रुपए। समझ गए? तो उसी को बोला जाता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी के अंदर उसकी मनी वैल्यू बोल लो या तो फेस वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होती है, जब सामने कमोडिटी की वैल्यू ना के बराबर होती है, तो बहुत कम होती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी मतलब मनी कैसे काम करता है। बेटा मनी कैसे काम करता है, जो हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी ना, वही तो उसके फंक्शन है। मतलब इसमें 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन या तो बेसिक फंक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसको डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं। और फंक्शन के अंदर पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बेटा जो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम आती थी ना, डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता था? मेरे को चाहिए लेकिन जो मेरे को चाहिए वो तेरे पास नहीं, जो तेरे को चाहिए वो मेरे पास नहीं है। डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे एक्सचेंज नहीं पॉसिबल हो पाता था। इसीलिए यहां पे क्या होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब रुपीज आ गया मेरे पास 100 रुपीज है, अब मेरे को वड़ा पाव खाना है और सामने वाला वड़ा पाव वाला है, उसको सपोज कुछ और चाहिए जो मेरे पास है, मैं क्या करूंगा? भाई तेरे को जो चाहिए मुझसे वो ले लेना, पहले तो तुम मेरे को क्या कर, ये जो वड़ा पाव है ये मेरे को खाना है, ये रहा 100 रुपए, मेरे को वड़ा पाव दे। मैंने वड़ा पाव खाया, उसको कैश मिल गया, अब उसको जो चीज चाहिए होगा वो मेरे को कैश देगा और मैं उसको उसके बदले उसको चीज दूंगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो गया? सेपरेट हो गया। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन क्या हो गया? सेपरेट बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा, डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम क्या हो गई? खत्म हो गई। नेक्स्ट मेजर है मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा जहां पे एक वीट के बदले 1 केजी वीट के बदले कितना केजी राइस, 1 वीट के बदले कितना कितना केजी ओकरा, या कुछ भी ले लो, एप्पल ले लो, बनाना ले लो, हर एक के अंदर प्रॉब्लम आती थी। उसी में क्या हो गया? अब हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट आ गया। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हुआ? हमने हर एक चीज को करेंसी से कंपेयर करना चालू कर दिया। मतलब मेजर ऑफ वैल्यू अब क्या हो गई? करेंसी हो गई। जैसे अगर आप यूएस में रहते हो तो डॉलर हो गए, पाउंड हो गई, फिर बहरीन में रहते हो तो वहां की जो करेंसी है वो होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? रियाद हो गई,
ठीक है। तो बहुत सारी करेंसी, हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेजर ऑफ वैल्यू को, मतलब कमोडिटी को हम कैसे मेजर करने लगे, रुपीज से मेजर करने लगे। तो मेजर ऑफ वैल्यू का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकेंडरी फंक्शन, तो यहाँ पे मेन फंक्शन थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। यहाँ पे हर एक चीज को हम मेजर करने लगे, जो लेक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट आया सेकेंडरी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था तो उसको स्टोर करना मुश्किल होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, अब रुपीस को आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। हाँ, तो आप उसको सेव कर सकते हैं और आपको फ्यूचर और इमरजेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और वो कभी भी खराब नहीं होते। लॉकर में रख दो, बैंक में रख दो, जहां पे भी रखना है रख दो, वो खराब नहीं होते। तो हम क्या मनी को स्टोर करने लगे? हाँ जी। तो इससे हमारी सेविंग बढ़ने लगी और फ्यूचर के लिए हम पैसे रखने लगे। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बेटा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट जो बार्टर सिस्टम था, वहां पे हमेशा क्या क्वालिटी को लेके, सर्विसेज को लेके हमेशा इश्यू होते थे। लेकिन यहाँ पे जब मनी आई तो वहां पे इजीली मनी का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होने लगा। मेक बोरोइंग एंड लेंडिंग एंड इंटरेस्ट पॉसिबल, जिसके कारण क्या हुआ, हम आसानी से डिफर्ड पेमेंट करने लगे। 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, 7 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने लगे, जिससे क्या हुआ, बोरोइंग और लेंडिंग सिस्टम बढ़ा और जिसके कारण इंटरेस्ट पॉसिबल हुआ। और इन्हीं के कारण क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे मार्केट में आए जो बोरिंग और लैंडिंग के लिए लोन्स वगैरह लोगों को देने लगे, जिससे हमारा क्या हुआ, ट्रांजैक्शन बढ़े, सेल परचेज के ट्रांजैक्शन बढ़े। इनडायरेक्टली हमारा क्या बढ़ा, जीडीपी हमारा बढ़ा बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के अंदर। आप देखते होंगे जैसे लोग है ना, आईफोन, अब जिसकी 50,000, जैसे सपोज 10,000 की सैलरी है ना, वो भी आईफोन लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी बैंक आपको दे रही है 5,000 के इंस्टॉलमेंट पे, 5,000 का हर महीने आपको 5,000 रुपए कटाने हैं 10 महीने के। सपोज 50,000 आईफोन की वैल्यू, सपोज 10 नहीं रखते हैं, यहाँ पे 20 रखते हैं, तो 1 लाख का आईफोन आपको हर महीने 5,500 रुपए देने, 20 महीने के लिए देना आईफोन आपका। तो वो व्यक्ति जो 1 लाख का फोन कैसे खरीदा, लेकिन अब स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट से उसने क्या किया, आराम से 1 लाख रुपए का फोन का लेके घूम रहा है। और ऐसे काफी सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी सैलरी होती है 15,000, 20,000, लेकिन वो आईफोन लेके घूमते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अरे 5,000 का पेमेंट है, कर दूंगा यार, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट से हमारा क्या हुआ, ट्रांजेक्शन बढ़े, परचेज सेल्स के, दूसरा जीडीपी बढ़े और तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे बढ़े। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बेटा जो मनी है ना, उसको इजीली ट्रांसफर करने लगे, और क्योंकि ये इजीली ट्रांसफर होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, हम ग्लोबली भी ट्रांजैक्शन करने लगे, और फिर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ा। तो ये है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो 3 सेकेंडरी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर करने लगे, डिफर्ड पेमेंट करने लगे, जिससे कि हमारा जीडीपी बढ़ा, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। तो इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हाउ मनी ने बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी उसको फिक्स किया। तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट था, उसको कैसे सॉल्व किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन को हमने सेपरेट कर दिया। लेक ऑफ कॉमन मेजर, कॉमन मेजर क्या था, तो कुछ समझ ही नहीं आता था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे $10, तो ये क्या हो गया, डॉलर जो हो गया वो एक कॉमन हमारा मेजर हो गया कि हर एक चीज को हम डॉलर में कर रहे हैं। जैसे हमारा इंडिया है तो हम हर एक चीज को रुपीस करेंसी में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू के कारण, मतलब बार्टर में ये वाली प्रॉब्लम थी, जिसका सॉल्यूशन मनी ने दे दिया। जैसे बार्टर के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट आता था, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे डिफिकल्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे कोई भी, जैसे जो फार्मर है वहां पे बहुत ज्यादा कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होता है, वो पैरिश हो जाते थे, खराब हो जाते थे, उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। इसकी भी प्रॉब्लम मनी के आने से स्टोर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम थी बार्टर की, वो मनी ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके, और हमारा अब लास्ट टॉपिक आ रहा है, 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आई होप आपको आ रहा है मजा। ठीक है बेटा, आप ये सोचोगे कि सर इतना जल्दी आपने क्यों वीडियो डाल दिया, तो बेटा जो अगर आपको रेस लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो और 12th के अंदर अच्छा परसेंटेज लाने चाहते हो, तो अभी से पढ़ना चालू करना पड़ेगा। अभी ये नहीं बोलते हम कि आप 6-6, 7-7 घंटे पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट आपको दिन के 1-1, 2-2 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो आ जाओ हमारे टॉपिक पे, मनी सप्लाई। कमेंट में बेटा मेरे को ये बताओ कि कैसा लग रहा है ये चैप्टर, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर से शेयर करो। मैक्रो कंसेप्ट, ये मनी सप्लाई क्या होता है बेटा, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई होता है पब्लिक के एंगल से सोचना, मतलब कितनी मनी लोग डिमांड कर रहे हैं, वो आता है मनी सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
इसका मतलब हुआ द क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी मनी जो है, क्वांटिटी ऑफ मनी पब्लिक ने हेल्ड की है एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को बोला जाता है सप्लाई ऑफ मनी। बेटा ये जो हेल्ड है ना पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे कितनी मेरे पास मनी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है स्टॉक कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी मनी होल्ड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपके पास में पूछूं कि अभी आपके पास कितने रुपए हैं, हाय कितने रुपए हैं आपके पर्स में, आप बोलोगे सर मेरे पॉकेट में है पूरे 1200 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक कंसेप्ट हुआ, मतलब कि क्या कि अभी के टाइम पे मेरे पास 1200 रुपए है। ठीक है, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट, हाँ सर फाइनेंशियल्स बनाए हुए ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में क्या लिखते हो आप, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 26 की बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2026 के दिन इतनी ये बैलेंस शीट हमारे पास, इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी है, इतने डेटर है, इतने क्रेडिट है, इतना कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो सब। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस दिन पे है, तो बैलेंस शीट कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखते हो आप फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। इसका मतलब ये हुआ कि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26, मतलब आपने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए, वो सारे के सारे पूरे साल का इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। जब पूरे साल की इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस में आती है तो उसको फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं, फ्लो। तो बताओ मनी सप्लाई क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कितना मनी हेल्ड करें, इसलिए ये कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है। ओके, हु इज पब्लिक, बेटा ये पब्लिक में कौन कौन काउंट होता है, ये पब्लिक में काउंट होता है हमारे यहाँ के सिटीजन, हमारे लोग, हाउस होल्ड, नॉर्मल बिजनेस, मतलब जितने भी हमारे लोग हैं जो मनी हेल्ड करते हैं वो सब पब्लिक में काउंट होते हैं। कौन नहीं काउंट होता, तो जो भी मनी सप्लायर है, मनी सप्लायर मतलब गवर्नमेंट, हमारे बैंकिंग सिस्टम, इंटर बैंक डिपॉजिट, ये सब मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं होते। समझ कर, नहीं होते। तो गवर्नमेंट एंड बैंकिंग वाले को इंक्लूड नहीं करना, पब्लिक वाले यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। व्हाई एक्सक्लूड, बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द बैंक क्या है, दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी, जबकि मनी सप्लाई हम किसके अंदर से रखते हैं, द पर्सन हु डिमांड फॉर मनी। ये तो कौन है, ये है प्रोड्यूसर। बेटा प्रोड्यूसर आता है हाई पावर्ड मनी में, हाई पावर्ड मनी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एम। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, हमको पब्लिक देखना है, गवर्नमेंट एंड जो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, उसको कंसिडर नहीं करना। अब बेटा 3 नंबर का रोकड़ा मार्क्स आता है, खाली आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना, M1 इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ओडी। हाँ, M1 इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ओडी। सर 3 नंबर में बस इतना सा याद रखना, हाँ जी 3 नंबर में आपको इतना सा याद रखना है। M1 का मतलब होता है हमने मनी को मेजर किया, मनी को मेजर किया मतलब कि मनी सप्लाई कितनी इकोनॉमी में। वैसे तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, हमारे जो इकोनॉमी है, पहले हमने जो मेजर किया कि भाई हमारे इकोनॉमी में कितनी मनी है, तो उसको पहले हमने M1 से किया। फिर उसके बाद आगे दिन बदले, नजरें बदले, उसमें थोड़ी और ज्यादा रिसर्च होने लगी, हमने बोला नहीं M1 छोटा कंसेप्ट है, ये नैरो कंसेप्ट है, ये मोस्ट लिक्विड है, थोड़ा थोड़ा सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, तो हम M2 लेके आए। और फिर उसके बाद बोले कि बड़ा सोचना तो और बड़ा सोचो, M3 लेके आए। फिर बोला कि नहीं नहीं ये तो और भी छोटा है, और भी थोड़ा बड़ा सोचो, हम लेके आए M4। सर कितना बड़ा लाओगे, बस इतना ही है बेटा M4। हमको M1 M2 M3 M4 कंसेप्ट है, उसके अंदर हमने M1 का मतलब होता है नैरो, नैरो सबसे छोटे में छोटा होता है M1, जिसको मोस्ट लिक्विड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C प्लस डी प्लस ओडी। C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, एंड ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। बेटा ये तीनों का टोटल आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया होगा आपको, करेंसी दिया होगा, सीसी दिया होगा, सी दिया होगा, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट दिया, आपको सिर्फ ये तीनों का टोटल करना है और बोलेगा कि भाई मेरा M1 इतना है, बस 3 नंबर रोकड़ा हो जाए। अगर आपको M2, वैसे तो ये कोर्स में नहीं है लेकिन फटाफट मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता देता हूं, M1 के अंदर M2 क्या होता है, तो अदर डिपॉजिट, यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, क्या सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, वो M1 के अंदर ऐड करो सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो हमको क्या मिल जाता है M2।
अगर वापस से M1 को लेके आप डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, बेटा यहाँ पे देखो अदर, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट थी। दो प्रकार की डिपॉजिट होती है, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। अभी खाली टेम्पोररी पर्पस के लिए आप ये याद रखना कि डिमांड डिपॉजिट M1 में आती है और इसी का टाइम डिपॉजिट कहाँ आता है, M3 में आता है। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, TD टाइम डिपॉजिट ऐड करते तो हमारा M3 आता है। और लास्ट आता है M4 मतलब कि M3 प्लस M3 प्लस टोटल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस की थी। सर यहाँ पे आया था ना, लेकिन बेटा यहाँ पे जो आया था ना, ये सेविंग डिपॉजिट विद पब्लिक पोस्ट ऑफिस था। कौन सा? सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। ये क्या है? ये है हमारा टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे हमारा सेविंग प्लस अदर डिपॉजिट दोनों आ जाता है। और इसमें क्या हमको नहीं कंसिडर करना, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को कंसिडर नहीं करना। तो क्या आ जाता है हमारा M4। वैसे तो हमारे कोर्स में M1 है, लेकिन आप खाली एक बार इसको पढ़ के जाना एग्जाम में। अब दो कंसेप्ट आ रहे हैं, पहले हम ऊपर चलते हैं। और हाइप ये मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मैंने आपको बता दिया। C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड एंड कॉइन विद द पब्लिक। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड मतलब ऐसा डिपॉजिट जो कभी भी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। सर मतलब क्या हुआ? चलो पहले मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है टर्म डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो मैं कभी भी डिमांड कर सकता हूँ, जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। मतलब मैंने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया, उस पैसे को मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ, ये मेरा हो गया डिमांड डिपॉजिट। ये तो कौन सा होता है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट खुलाते हैं और हमारे जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वो सेविंग अकाउंट खुलाते हैं। ये दोनों ही पैसे को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए इसको क्या होता है, इसको कभी भी डिमांड कर सकते हो, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है या तो बहुत कम होता है या तो नहीं के बराबर होता है। जैसे करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट होता है, बट बहुत कम होता है। ग्रेटर लिक्विडिटी, आप इसको कभी भी डिमांड कर सकते हैं, इसलिए इजीली क्या होता है, जो भी बैंक के पास पैसा होता है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ग्रेटर लिक्विड होता है। नेक्स्ट, कैन विड्रॉ एनी ऑफ ऑल फंड एट एनी टाइम और जीरो पेनल्टी। मतलब आप इसको पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगती। जबकि टर्म डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, ये फिक्स डिपॉजिट होता है, प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए होता है, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल भर, 5 साल भर, 10 साल भर, अलग अलग प्रकार की फिक्स डिपॉजिट्स आती है। तो उसी को बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। क्योंकि ये बैंक के पास 5 साल तक, सपोज 5 साल की FD आपने रखी है, तो बैंक इसको 5 साल तक कैसे भी यूज कर सकती है, इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कैसा होता है, हायर इंटरेस्ट रेट होता है। और क्योंकि आपने 5 साल तक इसको रख दिया है, मतलब 5 साल तक आप इसका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसकी लिक्विडिटी है क्या? नहीं जी, इसकी लिक्विडिटी बहुत लोअर होती है। मतलब इमरजेंसी में ही आप इसको विड्रॉ करते हो, अदरवाइज आप इसको विड्रॉ नहीं करते। यहाँ पे इट कैन नॉट बी विड्रॉ अर्ली, या आप पहले से विड्रॉ नहीं कर सकते विदाउट फाइनेंशियल पेनल्टी। तो अगर आपने विड्रॉ किया तो आपको क्या लगेगी? 440 वोल्ट का झटका। क्यों? क्योंकि बैंक आपके ऊपर बहुत सारी डाल देती है पेनल्टी। तो बेटा जी यहाँ पे बहुत ज्यादा पेनल्टी लगती है, इसलिए हम इसको जनरली विड्रॉ नहीं करते। इसी को बोला जाता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब हो गया एक प्रकार की फिक्स डिपॉजिट, जिसके अंदर फिक्स अमाउंट हो जाती है, जिसको आप विड्रॉ नहीं करते फिक्स, तब तक फिक्स टाइम की मैच्योरिटी नहीं होती। जबकि डिमांड डिपॉजिट में आप कभी भी डिमांड कर सकते हो। सिंपल था? ओके। तो ये जो था, ये हमारा टर्म डिपॉजिट नहीं है, ये कौन सा डिपॉजिट है? डिमांड डिपॉजिट है। तो ये डिपॉजिट कौन सी होती है? चेकेबल डिपॉजिट होती है विद द कमर्शियल बैंक। ये कौन सी होती है? चेकेबल डिपॉजिट होती है कमर्शियल बैंक के पास, मतलब डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को कंसीडर नहीं करना। लास्ट आती है ओडी। ओडी का मतलब होता है ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। क्या? अदर डिपॉजिट। अब इसमें आपको छोटा सा ट्विस्ट है, अगर पेपर टफ करना होगा तो ये ओडी को डायरेक्टली ना देके क्या करेगा, इस फॉर्म में देगा। तो उसके अंदर हमको क्या याद रखना है कि इसमें क्या इंक्लूड होता है और उसमें क्या एक्सक्लूड होता है। ठीक है, पहला इंक्लूड के अंदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब नाबार्ड, फॉरेन सेंट्रल बैंक का जो पैसा है, या तो IMF वर्ल्ड बैंक का पैसा, वो इसको इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड नहीं करना है? उसमें आपको जो गवर्नमेंट के पास जो अमाउंट पड़ी है, RBI के पास जो अमाउंट पड़ी है, उसको कंसिडर नहीं करना। मतलब इंडियन गवर्नमेंट डिपॉजिट विद RBI, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, फिर डिपॉजिट विद द RBI, इसको कंसिडर नहीं करना। क्या नहीं करना? इंडियन गवर्नमेंट डिपॉजिट विद RBI, इंडियन बैंकिंग का सिस्टम विद द RBI। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट का डिपॉजिट RBI के पास, या तो बैंक का पैसा RBI के पास, RBI के पास जो पैसा पड़ा हुआ उसको कंसिडर नहीं करना। तो ये था हमारा M1 के अंदर। फटाफट एक बार मैं वापस बताता हूँ। C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक
तो यहाँ पे करेंसी मतलब कॉइन, नोट्स एंड कॉइन्स दोनों का। डिमांड डिपॉजिट के अंदर सिर्फ डिमांड वाले को कंसिडर करना है। और एक और चीज याद रखना, डिमांड के अंदर दो प्रकार की डिपॉजिट होती है। कौन सी डिपॉजिट होती है? डिमांड के अंदर हमने बैंक के पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुला है तो वो हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं। दूसरा, बैंक दूसरी बैंक को भी तो पैसे देती है ना, अगर बैंक दूसरी बैंक को दे देती है तो वो भी तो डिमांड डिपॉजिट हुई। लेकिन रुको, जब ये डिमांड डिपॉजिट होता है तो इसके अंदर इंटर बैंक जो डिपॉजिट है ना, इंटर बैंक डिपॉजिट को इसमें इंक्लूड नहीं करते। इंटर बैंक डिपॉजिट को इसके अंदर मतलब बैंक का बैंक से लेना देना उसका कंसिडर नहीं होता। तो यहाँ पे नेट डिमांड डिपॉजिट आता है। क्या आता है? नेट डिमांड डिपॉजिट, मतलब जो बैंक के पास पब्लिक का पैसा जो बैंक में पड़ा वही कंसिडर करना है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा डिमांड डिपॉजिट हो गया, जिसको हम चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। और ये अदर डिपॉजिट डायरेक्टली दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हमको क्या करना है? पब्लिक, नाबार्ड, आपका फॉरेन सेंट्रल बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये वर्ड याद रख लेने का, उसका पैसा कंसिडर करेंगे। और आरबीआई के पास गवर्नमेंट का पैसा, आरबीआई के पास बैंकिंग सिस्टम का पैसा आरबीआई के पास है, उसको कंसिडर नहीं करना। तो ये इसके ऊपर आपका 3 नंबर रोकड़ा आ जाएगा बस, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब क्या होता है? हाई पावर्ड मनी, जिसको ऑल्सो नोन एज मॉनेटरी बेस या तो बेस मनी। बेस मनी मतलब क्या होता है बेटा? ये देखते हैं हम प्रोड्यूसर, किसके एंगल से? प्रोड्यूसर के एंगल से देखते हैं। प्रोड्यूसर स्ट्रिक्टली बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, सॉरी प्रोड्यूस, इसको हाई पावर्ड मनी मतलब कि जो प्रोड्यूस किया है हमारा आरबीआई एंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब बेटा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसको मस्त तरीके में से समझाता हूं। यहाँ पे बेटा हाई पावर्ड के अंदर क्या होता है, देखो हाई पावर्ड के अंदर यहाँ पे हमारा जो मॉनेटरी बेस है उसमें हम करेंसी, मनी इन सर्कुलेशन, जो मनी इन सर्कुलेशन मतलब पब्लिक के पास करेंसी है ना, हमने जो मनी था ना, मनी उसके अंदर पड़ा था ना, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, तो इसमें जो सी होता है करेंसी वही होता है मनी इन सर्कुलेशन। उसमें आप ऐड कर दोगे बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ ना बैंक रिजर्व के अंदर, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मॉनेटरी बेस आ जाएगा। लेकिन किंतु परंतु अगर सी करेंसी के अंदर डिमांड डिपॉजिट ऐड करोगे तो क्या आएगा? मनी सप्लाई। ओहो, समझ गया, एकदम समझ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे ये सी इन दोनों में क्या होता है? मनी सप्लाई मॉनेटरी बेस में कॉमन होता है। मनी सप्लाई हम देखते हैं लोग डिमांड करते हैं, इसलिए जो डिमांड कर रहा है पब्लिक के पॉइंट से देखा जाता है। यहाँ पे पब्लिक के पास जो पैसा है उसके एंगल से देखते हैं। मॉनेटरी बेस किसके एंगल से देखते हैं? जो आरबीआई एंड गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करती है, इश्यू करती है। तो ये हम क्या होता है यहाँ पे हम मॉनेटरी, हमारा बेस किसके एंगल से देखा जाता है? गवर्नमेंट के एंगल से देखा जाता है। यहाँ पे हमको मालूम पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है, क्या है हमारे करेंसी में, हमारे इकोनॉमी में कितना पैसा है। तो देखो ये है ना, ये मदद करती है हमको क्रेडिट क्रिएशन या तो क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। अब ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा बैंकिंग चैनल के अंदर। यहाँ पे व्हाई हाई पावर्ड मनी? बिकॉज बैंक कैश रिजर्व आर मैजिकल बेस बैंक यूज टू क्रिएट मैसिव अमाउंट ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे मतलब क्या होता है? बैंक रिजर्व्स के कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे करेंसी विद द पब्लिक एंड बैंक कैश रिजर्व दोनों को कंसिडर किया जाता है। अब फटाफट मैं यहाँ पे हाई पावर का बता देता हूँ। यहाँ पे हम कैश रिजर्व को इंक्लूड करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस इसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मॉनेटरी बेस। यहाँ पे ये मोर पावरफुल होता है एज कंपेयर टू मनी, जबकि मनी के अंदर क्या होता है? मनी एक डिमांड डिपॉजिट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल मनी अवेलेबल विद द पब्लिक ट्रांजेक्शन, फॉर पब्लिक ट्रांजेक्शन। अरे पब्लिक के पास कितना पैसा पड़ा है ना, उसके लिए यूज होती है, इसलिए टोटल अमाउंट अवेलेबल विद फॉर द पब्लिक ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? ये लेस पावरफुल होती है इकोनॉमिक में मनी क्रिएशन करने में, ये ज्यादा पावरफुल होती है मनी क्रिएशन में। मनी क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अब कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं फटाफट। सीसी का मतलब होता है कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी, वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? बाटा के अंदर। मनी का मतलब क्या होता है? जो बाटा की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, मतलब जो क्या करे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो, जिसको मेजर कर सके, स्टोर कर सके, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट में यूज हो। फियाट एंड फिड्यूसरी मनी। फियाट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा, सॉरी फियाट एंड फिड्यूसरी मनी हमने देखा था। फियाट के अंदर हमने क्या देखा? जो गवर्नमेंट के द्वारा, और फिड्यूसरी मनी क्या देखा था? जो एक ट्रस्ट के ऊपर हो। मनी सप्लाई हम किसके एंगल से देखते हैं? पब्लिक की होल्डिंग ओनली। M1 का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस डी डी प्लस ओडी। ये क्या होता है? मोस्ट लिक्विड।
हाई पावर्ड मनी हम क्या देखते हैं, करेंसी प्लस बैंक रिजर्व, ये अल्टीमेटली किसके लिए यूज होती है, बैंक क्रेडिट क्रिएशन के लिए, क्रेडिट क्रिएशन के लिए होती है। इसके लिए क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा ध्यान रखती है हाई पावर्ड मनी के ऊपर कि ज्यादा हाई पावर्ड मनी ना हो जाए करेंसी के अंदर। तो बेटा इसी के साथ हमने यहाँ पे मनी का जो चैप्टर था वो बहुत ही मजेदार ढंग से किया। आई होप आपको मजा आया होगा। जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं आपको सिंपल नोट्स लगे होंगे, अंडरस्टैंडेबल नोट्स होगी। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर से एक थैंक यू लिखना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे को अगर आप थैंक यू लिखते हो, कुछ अच्छा सा कमेंट लिखते हो, तो दिल से मेरे को खुशी होती है कि चलो किसी एक बंदे को तो मेरा अच्छा वीडियो लगा। क्योंकि मेरे को ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर कितने लोग देख रहे हैं, मेरे को ये मैटर करता है कि अगर एक बंदे को भी अच्छा लग रहा है मतलब कि मेरे को ये टीचिंग करना मेरा सफल हुआ। चलो बेटा, तो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, उसके लिए भी बताना। आई विल श्योरली शेयर दैट कंटेंट टू यू। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखते रहे। बाय बाय, सी या।